नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कास्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग। हमने स्टेप्स ऑफ कास्टिंग की डिस्कशन की थी, बात की थी हमने पैटर्न की और बात की थी मोल्ड एंड कोर मेकिंग की। मोल्ड एंड कोर मेकिंग में बात करने की कोशिश कर रहे थे हम राइजर की, और राइजर से पहले हमने गेटिंग सिस्टम की बात की थी, टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम की बात की थी, और फिर बात की थी हमने राइजर की। राइजर की डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब आप ये समझते हैं कि राइजर क्या है और राइजर क्यों है। ठीक है, अब राइजर की डिजाइन कैसे करते हैं, इसकी छोटी सी डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में। आइए थोड़ी आगे इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राइजर को डिजाइन करने के लिए कई मेथड्स डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहली मेथड लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, वो ये आपको बता रही थी कि फॉर द डिजाइन ऑफ राइजर यू नीड टू कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ राइजर 3 times द परसेंटेज श्रिंकेज ऑफ दैट कास्टिंग। मतलब अगर कोई कास्टिंग आपको दी हुई है और उसकी वॉल्यूम आपको बता रखी है, वॉल्यूम के में अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये कह रखा है कि इसकी परसेंटेज श्रिंकेज इतनी है, ठीक है, तो 3 times ऑफ परसेंटेज श्रिंकेज आप कंसीडर करेंगे अपने राइजर की वॉल्यूम को और कैलकुलेट करेंगे उसकी डायमेंशन को। अगर इस मेथड से आप कर रहे हैं तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया फॉर राइजर शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया फॉर कास्टिंग। बात कर रहे थे सॉलिडिफिकेशन टाइम की, और हमने ये डिफाइन किया था कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। तो यहां हम ये डिफाइन कर चुके हैं, ये आपकी सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है टीएस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V बाई एस ए के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां इस प्रोसेस में जहां आप डिजाइन कर रहे हैं अपने राइजर को, बस आप एक बात ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया फॉर राइजर शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया फॉर कास्टिंग। मतलब सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर शुड बी ग्रेटर फॉर राइजर, सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर शुड बी ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहीं कहीं क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जा सकता है, जहां आपको कहेगा कि वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम की रेशियो बताइए। जब आप क्या करेंगे, ए को 1 बाई ए लिखेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम की अगर रेशियो आपसे पूछे तो आप ये कहेंगे कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम की रेशियो फॉर कास्टिंग शुड बी ग्रेटर देन सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम की रेशियो फॉर राइजर। मीन्स the ratio of surface area for volume, surface area to volume will be greater for casting with respect to riser, and if we are talking about the ratio of volume to surface area for riser, then volume to surface area for riser will be greater for riser with respect to the casting। तो ये दो पॉइंट्स के बेसिस पे आपकी पहली मेथड डिफाइन की गई है फॉर द डिजाइन ऑफ योर राइजर, और डिफाइन करेंगे हम राइजर के डिफरेंट डायमेंशंस को बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ योर कास्टिंग, जो आपको आपके क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद पहले इस थ्योरीज को देखते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग राइजर डिजाइन की। ठीक है, पहली मेथड देख चुके हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम के बेसिस पे बात कर रहे थे हम लोग राइजर के डिजाइन की। और दूसरी मेथड जो डिफाइन की गई है आपके राइजर के लिए, वो मेथड है आपकी केन्स रूल। केन्स रूल्स बेसिकली एक टर्म डिफाइन करता है, और वो टर्म है आपका फ्रीजिंग रेशियो। फ्रीजिंग रेशियो को डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया फॉर राइजर टू वॉल्यूम टू सरफेस एरिया फॉर कास्टिंग। देखिए, आप अब तक इस बात को समझते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब आप ये समझते हैं कि वॉल्यूम टू सरफेस एरिया की जो रेशियो है वो ज्यादा होगी इन केस ऑफ राइजर टू विथ रिस्पेक्ट टू कास्टिंग।
ताकि अगर ये जब ज्यादा होगी तो ही आपकी सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर विल बी मोर। इस बात को आप अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो केन्स ने इस मेथड एक टर्म डिफाइन किया था फ्रीजिंग रेशियो, उसके बेसिस पे डिफाइन की थी। सेकेंड मेथड फॉर डिजाइन ऑफ योर राइजर दैट इज केन्स मेथड विच डिफाइंस द रेशियो ऑफ volume to surface area for riser to volume to surface area for casting as freezing ratio. Freezing ratio के बेसिस पे डिफाइन किया गया है सेकेंड मेथड ऑफ डिजाइन फॉर राइजर विच इज डिफाइंड एज द रेशियो बाय a to y minus b plus c। अगर बात करें a, b और c की, तो a और b और c जो है वो आपकी कांस्टेंट है, और y को डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो वॉल्यूम टू ऑफ राइजर, वॉल्यूम ऑफ राइजर टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। बाकी ए बी सी जो है वो आपकी कांस्टेंट के तौर पे डिफाइन किया जाता है। केन्स रूल में एक मेथड और डिफाइन की गई है, एक पार्ट और डिफाइन की गई है, एक ग्राफ डिफाइन की गई है बिटवीन वी आर टू वी सी, वॉल्यूम ऑफ राइजर टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रीजिंग रेशियो। और इस कर्व के बेसिस पे ये डिफाइन किया गया है कि जो कास्टिंग आपके इस कर्व के इस साइड आएगी, राइट हैंड साइड आएगी, वो आपकी साउंड कास्टिंग को प्रोड्यूस करेगी। बट अगर यही वॉल्यूम रेशियो ऑफ राइजर टू कास्टिंग टू फ्रीजिंग रेशियो की अगर जो फाइनल आपकी कास्टिंग है, अगर उसकी रिलेशन कुछ ऐसी आती है कि इट फॉल्स बिलो द कर्व, देन ये आपकी एक डिफेक्टिव कास्टिंग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डिफाइन किया जा रहा है फ्रीजिंग रेशियो को, और डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे साउंड एंड डिफेक्टिव कास्टिंग को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम विच इज केन्स डायग्राम, ठीक है। तो अगर बात करें डायमेंशन की कैलकुलेशन की, तो फ्रीजिंग रेशियो से डायमेंशन को कैलकुलेट किया जाता है, और इस ग्राफ के थ्रू चेक किया जाता है कि आपकी ग्राफ जो बन रही है उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने जो राइजर की डिजाइन की है, उस राइजर को डिजाइन करने के बाद आपकी जो कास्टिंग बनेगी वो क्या एप्रोप्रिएट होगी, वो साउंड कास्टिंग होगी या डिफेक्टिव कास्टिंग होगी, ये भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी मेथड जो डिफाइन की गई है आपके डिजाइन ऑफ राइजर के लिए, दैट इज मॉडिफाइड केन्स मेथड। मॉडिफाइड केन्स मेथड में एक दूसरी टर्म डिफाइन की गई है जिसे हम लोग सेफ फैक्टर कहते हैं, which is defined on the basis of the maximum dimension of that casting। सेफ फैक्टर को डिफाइन किया जाता है LW/T के ये से रिलेशन से, where L is the maximum length, W is the maximum width and T is the maximum thickness of that body। और यहाँ भी इस केन्स डायग्राम की हेल्प से डिफाइन किया गया है आपके साउंड कास्टिंग को और डिफेक्टिव कास्टिंग को। अगर यहाँ प्लॉट किया गया है आपके सेफ फैक्टर को ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है आपके VR/VC, मतलब वॉल्यूम ऑफ राइजर टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग को डिफाइन किया गया है आपके वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर बात करें सेफ फैक्टर की, तो देखिए आप कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए सेफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर बात करें क्यूब के सेफ फैक्टर की, अगर बात करें क्यूब के सेफ फैक्टर की, क्यूब क्या है, ए क्यूब वॉल्यूम होती है इसकी, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, अगर बात करें ये आपकी एक क्यूब है तो मैक्सिमम लेंथ भी ए है, मैक्सिमम विड्थ भी ए है और मैक्सिमम थिकनेस भी ए है। मतलब अगर आप सेफ फैक्टर की बात करें तो a प्लस a/a, मतलब 2 आ गई आपके सेफ फैक्टर की वैल्यू। इसी तरीके से अगर आप डिफाइन करना चाहें किसी स्फीयर की सेफ फैक्टर को, स्फीयर के सेफ फैक्टर को, तो स्फीयर क्या है, एक सर्कुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जहां हर डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन क्या होगी, आपकी डायमीटर की इक्वल होगी। अलोंग द एक्स एक्सिस मैक्सिमम जो डायमीटर होगी वो d होगी, अलोंग द y भी d होगी और अलोंग द z भी आपकी d ही होगी। मतलब अगर आप डिफाइन करना चाहें सेफ फैक्टर फॉर एनी स्फीयर तो आप लिख सकते हैं d प्लस d/d, मतलब यहाँ भी आपकी सेफ फैक्टर 2 ही होगी, ठीक है। कुछ और इसी तरीके से कुछ और डायमेंशंस के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक सिलेंडर आपको दे रखा है और सिलेंडर की लेंथ और डायमीटर के बीच अगर आपको रिलेशन प्रोवाइड की हुई है तो आप निकाल सकते हैं फॉर द सिलेंड्रिकल सेक्शन द सेफ फैक्टर की वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल अपने राइजर के डायमेंशन को। ये जो सेफ फैक्टर आप निकाल रहे हैं
दैट सेफ फैक्टर इज फॉर कास्टिंग। ये बात ध्यान में रखनी है। फोर्थ मेथड जो डिफाइन की गई है आपके, फोर्थ मेथड जो डिफाइन की गई है फॉर द डिजाइन ऑफ राइजर, दैट इज मॉडुलस मेथड। बेसिकली मॉडुलस जो है उसे डिफाइन किया गया है एज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया, एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। और कैलकुलेशन की जाती है राइजर के मॉडुलस की, जिसे डिफाइन किया जाता है कि मॉडुलस ऑफ राइजर विल बी इक्वल टू 120% ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, मतलब 1.2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। और इस बेसिस पे हम लोग फाइनल डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं और फाइनल डायमेंशन के ये को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। उम्मीद है आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो आइए पहली क्वेश्चन है आपकी, एक क्वेश्चन है जो कि ये कह रहा है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ऑप्टिमम साइड ऑफ ए राइजर विथ h इज इक्वल टू d टू प्रोड्यूस अ कास्टिंग ऑफ डायमेंशन 25 इंटू 12.5 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दी हुई है। डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू दी है 25 इंटू 12.5 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि h हाइट ऑफ राइजर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ राइजर। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है विथ श्रिंकेज 3% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइजर। मतलब आपको श्रिंकेज अलाउंस दी हुई है, 3% की वैल्यू है ऑफ कास्टिंग। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वॉल्यूम ऑफ राइजर will be considered as 3 times due to 3 times of shrinkage three times due to shrinkage allowance, 3 times due to shrinkage allowance only। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपकी डायमेंशन दी हुई है ये फाइनल कास्टिंग की, आपसे कह रहा है कि श्रिंकेज जो कास्टिंग की होगी वो 3% होगी, और आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि h विल बी इक्वल टू d फॉर राइजर। आपको कैलकुलेट करनी है फाइनल डायमेंशन ऑफ द राइजर। आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको दे रहा है कि श्रिंकेज जो होगी वो 3% होगी। ठीक है, किसकी होगी, इस डायमेंशन की होगी। तो आप कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कितनी होगी आपकी 25 इंटू 12.5 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग हो गई। ठीक है, मतलब अब आपने वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग की कैलकुलेशन कर ली। अब आपको निकालना है श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग कितनी आएगी।
परसेंटेज श्रिंकेज की वैल्यू ये कुछ आएगा, ठीक है। फाइनल कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। परसेंटेज श्रिंकेज की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 3% ऑफ 25 इंटू 12.5 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज दे रखी है कि आपको जो वॉल्यूम ऑफ राइजर कंसीडर करना है वो कितना करना है, 3 टाइम्स ये जो श्रिंकेज आ रही है इसके 3 टाइम्स। मतलब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ राइजर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 3 इंटू कितना 3/100 इंटू 25 इंटू 12.5 इंटू 5। वैल्यू आ गई आपको कुछ, ठीक है। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू कैलकुलेट करते चलेंगे, लास्ट के लिए कैलकुलेशन नहीं छोड़ेंगे। कैलकुलेशन जितनी बड़ी होगी एरर की चांसेस उतनी ज्यादा होगी, इसीलिए हमेशा स्मॉल कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए राइजर जो थी आपकी क्या थी, सिलेंड्रिकल थी और सर्कुलर सिलेंड्रिकल थी, ठीक है। और क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द राइजर विल बी इक्वल टू डायमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसकी वॉल्यूम होगी 5/4 d² इंटू h। ये हो गई वॉल्यूम आपकी, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h इज इक्वल टू d, मतलब आप लिख सकते हैं 5/4 d³। ये हो गई आपकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 3 इंटू 3/100 इंटू 25 इंटू 2.5 इंटू 5। ये वैल्यू आ गई है आपको। अब आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। और एच की वैल्यू आप इसी के हेल्प से एच की वैल्यू भी लिख देंगे, ठीक है। तो राइजर आपकी हो गई डिजाइन। उम्मीद है क्लियर है। आइए एक दूसरी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केन्स रूल, क्वेश्चन ये कह रहा है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ साइड राइजर हैविंग h इज इक्वल टू d टू प्रोड्यूस अ कास्टिंग ऑफ 25 इंटू 25 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब गिवन क्या है, गिवन है आपको डायमेंशन ऑफ योर प्रोडक्ट, डायमेंशन ऑफ कास्टिंग दी हुई है आपको 25 इंटू 25 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां भी कह रहा है कि साइड राइजर है और d इज इक्वल टू h है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे कह रहा है यूजिंग केन्स मेथड कंसिडर a इज इक्वल टू, यूजिंग केन्स मेथड, और कह रहा है a इज इक्वल टू 0.1, 0.1, b इज इक्वल टू 0.03, 0.03 एंड c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। केन्स मेथड में क्या डिफाइन किया था हमने, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसकी। एक छोटी सी सजेशन है, जब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करके आप प्लीज पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप खुद से अप्रोच करेंगे तो आपको पता होगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पॉइंट है जो आप सोच नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए तो आपको ये समझ आएगा उस पॉइंट तक कैसे पहुंचना है,
और इस तरीके से जब नेक्स्ट टाइम आप किसी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, इफर्ट यहाँ इस चीज पे देना है कि आप खुद से सॉल्यूशन कैसे कर पाए। क्वेश्चन को सॉल्व करना इशू नहीं है, सॉल्व आप करेंगे वो इशू है। ठीक है, तो जब आप पहले अटेम्प्ट करेंगे तो ही आप खुद से कर पाएंगे अगली बार। तो कोशिश यही करेंगे आप कि पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कुछ देर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, लाइव क्लासेस तो चल नहीं रही है। तो पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रीजिंग रेशियो हमने डिफाइन कर रखा है, FR इज इक्वल टू वॉल्यूम टू सरफेस एरिया फॉर कास्टिंग, सॉरी वॉल्यूम टू सरफेस एरिया फॉर राइजर टू वॉल्यूम टू सरफेस एरिया फॉर कास्टिंग। ठीक है, और एक दूसरी टर्म हमने डिफाइन की थी, ये क्या था, x इज इक्वल टू था हमारा क्या, a बाई y माइनस बी प्लस सी। ठीक है, हमने एक दूसरी टर्म डिफाइन की थी इस तरीके से। अब आइए इस पे थोड़ा ये करके देखते हैं। अगर ये आपकी डायमेंशन है कास्टिंग की, तो ये क्या है, एक अनयूनिफॉर्म क्यूबिक है, एक अनयूनिफॉर्म क्यूबिक है, मतलब रेगुलर क्यूबिक नहीं है जिसकी डायमेंशंस अलग अलग है। ठीक है, तो 25 इसे 25 मानते हैं, इसे 25 मानते हैं, इसे 5 मानते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया की वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी आपकी 25 इंटू 25 इंटू 5। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होगी, सरफेस एरिया होगी 2 इंटू 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, ये आपकी सरफेस एरिया होगी। तो आप निकाल लेंगे कास्टिंग के लिए वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि वॉल्यूम टू सरफेस एरिया की रेशियो फॉर अ सिलेंड्रिकल राइजर कितनी होती है, D/6 होती है। तो आप चाहें तो इस पे लिख सकते, यहाँ पे इसकी V2 सरफेस एरिया की वैल्यू आप यहाँ तो कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर कास्टिंग समथिंग आएगी, और V2 सरफेस एरिया की वैल्यू आप यहाँ दिखा सकते हैं, वॉल्यूम π/4 d²h डिवाइडेड बाई 2 इंटू π/4 d² प्लस πdh, जिसकी फाइनल वैल्यू आएगी D/6। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है आपकी राइजर के केस में। तो एक यहाँ रिलेशन ये आ गई, तो अब यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू पर यहां से आप क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का वैल्यू फॉर कास्टिंग, कुछ आएगी डिटेल, यहाँ कुछ डाटा आएगा। ठीक है, और यहाँ से दूसरी तरफ आप लिखेंगे वॉल्यूम टू सरफेस एरिया की फॉर राइजर कितनी आएगी, D/6 आएगी। तो एक तरफ तो आपको ये वैल्यू यहाँ मिल गई, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया फॉर राइजर, तो D/6 डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, कुछ वैल्यू आ गई, और दूसरी तरफ यहाँ आ गई आपकी ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम रेशियो ऑफ राइजर टू कास्टिंग VR/VC। VR/VC की वैल्यू आपको कितनी हो गई, VR की राइजर की ये आप लिख लेंगे π/4 d² डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे 25 इंटू 5, 625 इंटू 5, ये वैल्यू आ गई, माइनस वैल्यू बी की कितनी है आपको 0.03 और प्लस आपको सी की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ कुछ वैल्यू आ गई,
25 आइए इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। 125 डिवाइडेड बाई 5 35 इंटू 2 7 25 14 यानी कितनी 25/14 आ गई। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास इधर एक डी का टर्म है, इधर डी स्क्वायर और एच का टर्म है, और यहाँ एच के लिए आपको ये रिलेशन दी हुई है कि एच इज ऑल्सो इक्वल टू डी। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, डी की वैल्यू डायमीटर मिल जाएगी। फाइनल आपको यहां से डायमीटर क्या है वो मिल जाएगी, और एच की वैल्यू क्या है वो मिल जाएगी, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। चीजें आपको समझ आ रही है, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चीज को शेयर करेंगे तो ये जो मेरी हार्डवर्क है इनसे कुछ और भी लोग बेनिफिट हो ले पाएंगे। कृपया शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, देखते हैं इसकी आगे की चीजें और क्या क्या है। थैंक यू, जय हिंद।